हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। इन एम आई सी आर सी स्टैंड फॉर। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ पहले समझाई थी कि हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा होता है? एम आई सी आर, जो किसके लिए हेल्पफुल होता है? बेसिकली जो हमारे बैंक के चेक्स वगैरह होते हैं, अगर हमें उसको वेरीफाई करना है तो हमारे पास एक मशीन होती है एम आई सी आर करके। तो उसी मशीन के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जो हमारा एम आई सी आर होता है, इसमें जो सी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ओके, तो सी हम किसको बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम करेक्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और एम आई सी आर की मैंने आपको फुल फॉर्म क्या बताई थी? इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी, तो इसका क्या बन जाएगा? डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसे मिलते जुलते और क्या क्या मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे। मैंने जैसे आपको बताया था कि ऐसा कौन सा करेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम होता है जहाँ पे क्या यूज़ होती है बेटा? मैग्नेटिक इंक यूज़ होती है। तो उसका राइट आंसर भी क्या होता है सर? हमारा एम आई सी आर ही उसका राइट आंसर होता है। कि हमारा एक एम आई सी आर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है? मैग्नेटाइज्ड इंक को चेक करती है। कहाँ पे? हमारे चेक के ऊपर जो होते हैं। जैसे आप बैंक में चेक जमा कराने जाते हो ना, तो आप कभी ध्यान से देखना, यहाँ पे ना एक कुछ उभरी सी इंक होगी, है ना। बाकी तो सेम चीज़ ही होंगी कि आप किसको सेंड कर रहे हो, है ना, कितना अमाउंट आप पे कर रहे हो, है ना, अमाउंट एक्स वाई जेड जो भी आप पे कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर वगैरह होते हैं ना। तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं? बैंक का चेक बोलते हैं। पर आप जब चेक्स डिपॉजिट करते हो या फिर चेक अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ हमारे पास ब्लैक इंक कलर की ना कुछ यहाँ पे कोडिंग की गई होती है। तो जो ये ब्लैक इंक होती है यही हमारी मैग्नेटाइज्ड इंक होती है। और इसी को कौन चेक करता है? जो ये इंक होता है इसी को चेक किया जाता है एम आई सी आर मशीन के द्वारा कि आपका जो चेक है वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये किससे रिलेटेड आता है? जब आप कभी बैंकिंग वगैरह में जाओगे, बैंक वगैरह जाओगे, कभी डिपॉजिट करने का मौका मिलेगा आपको चेक, तो आप उस टाइम पे इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो इसको आपने नोट करके लिख लेना। बाकी मैंने इसकी मिलती जुलती और आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी कि सर हमारे पास एक कोड होता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटा जो आपका यूपीएस होता है, यूपीसी होता है ना। यूपीसी बेसिकली होता है कि हमारे पास यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रोडक्ट यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। ये बेसिकली हमारे पास ना एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपका यूपीसी होता है ना, इसको कौन रीड, मतलब कौन इसको रीड किया, कौन इसको रीड करता है? यूपीएस इज रीड बाय। क्योंकि यूपीएस होता है कि बेसिकली हमारे पास एक किसी भी प्रोडक्ट का एक कोड होता है। तो उसको कोड करने के लिए हम कौन सा स्कैनर का यूज़ करते हैं? बाय रीड बाय विच स्कैनर, विच स्कैनर। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है? इसका बन जाता है बार कोड स्कैनर। जब आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो ना, तो आप क्या करते हो? कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप देखते हो ना, वहाँ पे टैग लगे होते हैं, प्रोडक्ट के टैग लगे होते हैं, और इस टैग के ऊपर कुछ कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। और जो शो पर्सन होता है वो क्या करता है? वो इस टैग को क्या करता है? स्कैन करता है विद द हेल्प ऑफ बार कोड स्कैनर। तो वही एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो आपका यूपीएस होता है या फिर यूपीसी कोड होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इसको जो रीड करने के लिए हम किस स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो कई बच्चों को यूपीएस पता नहीं था, यूपीसी पता नहीं था। यूपीसी हम किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को बोलते हैं। और इसको रीड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं सर? बार कोड स्कैनर का हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो एग्जाम में पूछी गई थी, तो इनको आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिल इन द ब्लैंक कंप्यूटर इज अ लार्ज एंड इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर 100 और 1000 ऑफ यूजर। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर बन जाएगा। ये मैंने आपको कितनी बारी समझाई दिया है। एग्जाम्पल मैंने आपको बैंकिंग का दिया था कि जब आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ एक टाइम पे डील करना होता है, तो उसके लिए आपके कौन से कंप्यूटर कैपेबल होते हैं? वो सर हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर कैपेबल होते हैं। बाकी देखो, अगर यहाँ पे सर्वर आ गया है तो सर्वर का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मोस्ट एक तरीके से पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? ठीक है, मोस्ट हम बोल सकते हैं पावरफुल कंप्यूटर इन नेटवर्क, कंप्यूटर इन नेटवर्क। वो कौन सा होता है सर? वो हमारा सर्वर होता है। इसके बारे में यही चीज़ पूछी जाती है। बाकी मेन फ्रेम का आपको मैंने बताई दिया कि ये बेसिकली हमारे पास से कंप्यूटर होते हैं जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं लार्ज स्केल प्रोसेसिंग बाय मैनी यूज़र, है ना। इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो आप शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं कि सर ये क्या होते हैं? एक तो परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस होते हैं, अलोंग विद क्या होते हैं ये सर? हमारे पास लार्ज स्केल प्रोसेसिंग बाई मैनी यूजर्स। ओके, तो ये कुछ दो कीवर्ड्स होते हैं, इनकी हेल्प से आपको लग जाता है कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे क्या
एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तब आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। बाकी डेस्कटॉप भी मैंने आपको बताया था, बेसिकली हमारे पीसीज होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उनको डेस्कटॉप बोल देते हैं। और टैबलेट तो आपको पता ही है, एक तरीके से पोर्टेबल टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर ही होता है ना। टैबलेट आपको पता है, एक तो हमारे पास छोटा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सर पोर्टेबल आ जाता है, प्लस हमारे पास क्या आ जाता है, ये टच स्क्रीन पीसी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्यूट कर सकते हैं। टच स्क्रीन हमारा क्या बन जाता है, पर्सनल कंप्यूटिंग का डिवाइस बन जाता है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इस एग्ज़ाम ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो, अगर मेन फ्रेम की ही बात आ गई है, तो जैसे मेन फ्रेम में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये क्या होते हैं सर, लार्ज होते हैं, पावरफुल होते हैं और हैंडल करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कहाँ पे चलता है हमारा, जो भी हमारे बैंकिंग के होते हैं ना सॉफ्टवेयर वगैरह, फिर बैंकिंग में जितनी हमारी ट्रांजैक्शन चलती हैं डे टू डे, तो उसमें कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है सर, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब एक क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया था, इसी के मिलता जुलता, कि जो आपका सबसे पहले 1980s में 1980 में सबसे जो ज़्यादा मतलब एक तरीके से इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से डिवाइसेस में किए गए थे, क्योंकि 1986 में क्या 80s में क्या हुआ था, हमारे पर्सनल कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गए थे। तो इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1980 में कि आपके जो पर्सनल कंप्यूटर थे या फिर जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स इनको बोलते हैं, है ना, पर्सनल जो कंप्यूटर थे इनको हम क्या बोलते हैं सर, हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोल देते हैं। तो इन माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसीज इन 1980s वाज प्राइमरली फॉर विच कंप्यूटर डिवाइस। तो उसका राइट आंसर क्या था, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए ना, क्या बोलने का मतलब है कि अगर हम 1980s की बात करें तो वहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 1980s में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए थे, तो आप बोलेंगे सर वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए थे। ओके, तो ये कुछ एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब यहाँ पे चलो 1980s की बात आ गई है, तो आपने मुझे एक कमेंट करके बताना है कि जो हमारे पास MS DOS था, ठीक है, ये हमारा कब लॉन्च हुआ था। ओके, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा डोस। तो ये आपने मुझे बताना है कि ये इसकी डेट ऑफ क्या है, कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है, मतलब कब ये बना था एक तरीके से ना, कब ये लॉन्च हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, डो किसने बनाया था, एक तो ये, एक तो इसकी डेट प्लस इसके फाउंडर। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को इसको पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उनको क्या करना है, इस चीज़ को सर्च करना है और नीचे आपने कमेंट करना है, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ को सर्च करोगे और उसको आप किसी और को भी बताओगे तो उतना आपको वो चीज़ याद रहेगी। ओके, तो ये आपने क्या करना है, एक तो सर्च करनी है डेट प्लस उसके जो फाउंडर हैं। और जैसे हम MS DOS का भी पढ़ेंगे तो मैं आपको इसकी कमांड्स वगैरह भी बताऊंगा, क्योंकि हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होता है इसमें, क्योंकि कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, पूरा अपना कंप्यूटर होता है उसको ऑपरेट करते हैं। तो इनको क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फिल इन द ब्लैंक फोल्डर रिटेन कंपाइज ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड। बेसिकली होता है क्या, जब आप क्या करते हो, आपने क्या किया, बेसिकली आपने क्या किया, अपना कोई मैसेज था, है ना, जैसे आपने मान लेते हैं आपने गूगल का जीमेल खोला हुआ है। ओके, जीमेल में आपने क्या किया है सर, हमने क्या किया, हमने टू भी कर दिया है सेंड, ठीक है, मतलब किसको हमें भेजना है ना, फ्रॉम किससे वो आ रहा है, आपने कुछ मैसेज लिख भी दिया है ना, कुछ भी मान लेते हैं आपने यहाँ पे मैसेज लिख दिया है, पर आपने अभी तो उसको सेंड नहीं किया है। ओके, अभी अभी तक आपने क्या किया, उसको सेंड नहीं किया है। बाकी आपने सब जो उसका फॉर्मेट था, जो भी आपने मैसेज भेजना था वो भी लिख दिया है यहाँ पे, जिसको भेजना था वो भी भेज दिया है, जिसको ऐड करना था उसको भी ऐड कर दिया है, पर आपने अभी तक मैसेज उसको भेजा नहीं है। तो इस टाइम पे वो मैसेज आपका कहाँ पे रहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका मैसेज कहाँ पे रहता है सर, बेटा वो आपका मैसेज रहता है ड्राफ्ट में। ओके, ड्राफ्ट को ही हम क्या बोल देते हैं कि मतलब जब तक आप किसी को इन्फॉर्मेशन भेजते नहीं हो ना, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक तरीके की ड्राफ्ट होती है। तो ईमेल में भी वही होता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक लिख ली है, मतलब मेल बॉक्स में उसको लिख लिया है, पर आपने आगे किसी को भेजा नहीं है, तो वो कहाँ पे रहता है, वो ड्राफ्ट के अंदर रहता है। और इनबॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है जहाँ पे आपके इनकमिंग ईमेल्स रिसीव होते हैं या फिर स्टोर होते हैं, वो कौन होता है, आपका इनबॉक्स होता है। अगर आप नोट करना हो तो ऐसे कर लेना कि सर ये क्या होता है, द डिफ़ॉल्ट, है ना, द डिफ़ॉल्ट फोल्डर, किसका डिफ़ॉल्ट फोल्डर, आपके ईमेल का, है ना, ठीक है, आपके ईमेल्स का होता है कि डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है वेयर, जहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, स्टोर इनकमिंग इनकमिंग ईमेल्स आर रिसीव्ड एंड स्टोर्ड।
ये आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। किसके बारे में सर? ये हमारा इनबॉक्स के बारे में। अब देखो आउटबॉक्स क्या होता है, क्योंकि अगर इनबॉक्स है तो आउटबॉक्स भी होता है। तो आउटबॉक्स होता है क्या है? ये बेसिकली एक हमारा टेम्परेरी होल्डिंग एरिया होता है, जहाँ पे हमारी ईमेल क्या होती हैं, मतलब अबाउट टू सेंड होती हैं, पर अभी सक्सेसफुली सेंड नहीं होती हैं। मतलब ऐसे समझाने के लिए ऐसे समझा दूँ कि जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, आपने एक मैसेज अपना लिखा, ठीक है, आपने मैसेज लिख दिया और आपने उसको सेंड कर दिया, ठीक है, आपने अपनी तरफ से उसको सेंड कर दिया। तो जो आपने मैसेज सेंड किया है, ठीक है, वो अब कहाँ जाएगा? मान लेते हैं ये आपने मैसेज भेज दिए, ए कंपनी थी आपकी, आपने मैसेज भेजना था बी कंपनी के पास, है ना। तो अब क्या हुआ कि आपके मैसेज, मान लेते हैं कुछ ज़्यादा बड़ी फाइल थी इस मैसेज में, तो इस मैसेज को अभी सेंड होने को थोड़ा टाइम लगना था। आपने अपने एंड से तो शेयर कर दिया उसको, किसको शेयर कर दिया? आपने कंपनी को सेंड कर दिया है, पर अभी कंपनी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, मतलब बीच रास्ते में है। तो बीच रास्ते में मतलब है वो कहाँ पे? अभी आपके आउटबॉक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे आउटबॉक्स से वो चला जाएगा तो इसका मतलब है सक्सेसफुली कहाँ चला गया? वो आपके जो आपकी बी कंपनी थी उसके पास वो मैसेज पहुँच गया। तो आउटबॉक्स होता है क्या है? बेसिकली हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट होता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक टेम्परेरी होल्डिंग एरिया होता है। किसके लिए सर? ईमेल्स के लिए, जो अबाउट टू सेंड होती हैं। मतलब मान लेते हैं कि पूरी तरीके से सेंड नहीं हुई हैं, पर अभी सेंड हो रही हैं। तो कुछ इस टाइप की मेल्स होती हैं, वो हमें कहाँ पे मिलती हैं? वो हमें आउटबॉक्स के अंदर मिलती हैं। ये बेसिकली सारी चीज़ें किसके मिलती जुलती हैं? ये हमारी, जब हम ईमेल्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें आती हैं कि इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, ड्राफ्ट्स क्या होते हैं, सेंड आइटम्स क्या होती हैं, है ना। तो सेंड आइटम्स कौन सी होंगी? जब ये आउटबॉक्स से चला जाएगा, आउटबॉक्स से चले जाने के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा? एसएमएस आपका, मतलब मेल आपकी कहाँ में दिखेगी आपको? सेंड आइटम्स के अंदर वो दिखेगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो आउटबॉक्स अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख लेना कि ये क्या होता है हमारे पास। टेम्परेरी क्या होता है बेटा? आपका एक होल्डिंग एरिया होता है, टेम्परेरी होल्डिंग एरिया होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, किसके लिए होता है? फॉर ईमेल्स, फॉर ईमेल्स दैट आर अबाउट टू सेंड बट हैव नॉट सक्सेसफुली, ठीक है, इसको आप पूरा लिखना, सक्सेसफुली लेफ्ट द क्लाइंट येट। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको क्लाइंट क्यों लिखाया? क्योंकि जब आप किसी को एसएमएस वगैरह लिखते हो तो आप क्या होते हो? आप क्लाइंट होते हो, ये आपने याद रखना है। जैसे मैं ए कंपनी ने क्या किया, बी कंपनी को मैसेज लिखा और इसको भेज दिया, तो अभी ए कंपनी क्या है? ए कंपनी है आपकी क्लाइंट। ओके, क्लाइंट को जैसे आपने क्या किया, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपने क्लाइंट को जो भेज रहे हो, ठीक है, बी के लिए ए क्लाइंट होगा और ए के लिए क्या होगा? बी आपका क्लाइंट होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं। एग्जाम में काफ़ी बार यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि अगर आप किसी को एसएमएस भेज रहे हो या किसी से एसएमएस रिसीव कर रहे हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ कोई भी आपका मेल सर्वर है ना। वैसे मेल सर्वर मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे पास अलग अलग मेल सर्वर्स होते हैं। मेल सर्वर का काम ही क्या होता है? आपकी जो भी मेल्स होती हैं इनको हैंडल करने के लिए एक अलग से सर्वर होता है। सर्वर का मतलब क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर जो 24 घंटे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है ना। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो अपना वर्क कर रहा है, पर वो क्या काम करता है वो हम उससे करवाते हैं। अगर मैं उससे ईमेल्स का काम करवा रहा हूँ तो वो मेरा ईमेल सर्वर बन जाता है। अगर उसके ऊपर अगर मैं अपनी वेबसाइट्स वगैरह रन करवा रहा हूँ या फिर होस्ट करवा रहा हूँ तो मेरा वेब सर्वर बन जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं काफ़ी। तो इसके बारे में आपने क्या करना है, इसको भी नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं बेटा, देखो एबिलिटी मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी, जब भी आपकी एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चलती है ना आपके सिस्टम के ऊपर, तो आप उसको आप क्या बोल देते हो? उसको मल्टीटास्किंग बोल देते हो। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बाकी देखो इससे मिलते जुलते और क्या क्या क्वेश्चन है ऐसे यहाँ पे। ऊप्स का दे रखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बेसिकली क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हो। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ होती है जो मैंने काफ़ी बार आपको पहले भी बताई थी। वैसे यहाँ पे मल्टी यूज़र दे रखा है, तो मल्टी यूज़र क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है जो अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र को कि वो एक ही टाइम पे लॉगिन करें और सिस्टम के रिसोर्सेज को एक ही साथ यूज़ करें, है ना। मल्टी यूज़र में क्या है कि मान लेते हैं दो दोस्त हैं, है ना, दो दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया है, एक कॉमन सिस्टम ले लिया है और वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम पे इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, इस सिस्टम के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। तो वो किस टाइप का कंप्यूटिंग आ गई? हमारी मल्टी यूजिंग आ गई। पर वही अगर मैं मल्टी टास्किंग बोलूँ तो मल्टी टास्किंग का मतलब क्या है कि कंप्यूटर तो आपका एक ही है, चला तो मैं ही रहा हूँ, है ना, चला तो मैं ही रहा हूँ, पर मैंने इसी कंप्यूटर के ऊपर क्या चलाया? मान लेते इसके ऊपर मैंने अपनी यूट्यूब चलाई है, दूसरी तरफ मैंने इसमें अपना MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन करी है, तीसरी तरफ मैंने इसके ऊपर
मान लेते हैं कोई अपनी और फाइल ओपन करी है, टेक्स्ट की फाइल अपनी ओपन करी है, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल क्या है, यहाँ पे मल्टीपल मेरे टास्क हैं, पर चला तो मैं अकेला रहा हूँ। तो ये एबिलिटी होती है एक से ज़्यादा, अगर आप एप्लीकेशन चला रहे हो एक समय के ऊपर, है ना, जैसे मैं वर्ड के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, पर साथ ही साथ यूट्यूब पे गाने भी मेरे चल रहे हैं, तो ये किस टाइप की कंप्यूटिंग आ जाती है, वो हमारी मल्टीटास्किंग आ जाती है। पर वही दूसरी तरफ मतलब मैं और मेरा दोस्त एक ही टाइम पे एक ही कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिमोट लॉगिन कर रहे हैं, है ना, रिमोट लॉगिन कर रहे हैं। मान लीजिए सिस्टम कहीं और पड़ा है, मैंने अपने अपने लोकल जो टर्मिनल था उससे लॉगिन किया, मेरे दोस्त ने भी उससे लॉगिन किया, और हम दोनों उसी सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हैं, मैं एक ही टाइम पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो कंप्यूटर आ जाते हैं जहाँ पे एक ही पर्सन मतलब दो पर्सन एक कंप्यूटर के ऊपर एक ही समय पर काम कर पाते हैं, तो वो हमारे मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में मैंने आपको पहले भी पैसे समझाई थी, और एग्ज़ाम में यही चीज़ें ना एज अ थ्योरी पूछी जाती हैं। अगर आपसे यही चीज़ थ्योरेटिकली उन्होंने पूछ ली तो आप समझ पाओगे कि किसकी बात कर रहे हैं। बाकी इससे मिलते जुलते अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो एक बार एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पावरफुल है, इंटरप्राइज लेवल सिस्टम पे वर्क करता है, और हमारे पास मल्टी यूज़र भी होता है, मल्टी टास्किंग का भी काम करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने नोट कर सकते हो उसको अगर आपको करना है। तो हमारे पास सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ क्या था वो, एक तो पावरफुल लिखा था उसमें, प्लस लिखा था कि वो क्या करता है, एक एंटरप्राइज लेवल होता है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो उसको यूज़ करती है, एंटरप्राइज होता है। और क्या होता है साथ में साथ, वो क्या होता है, दो चीज़ें, ये पावरफुल एंटरप्राइज प्लस हमारे पास क्या आता है, मल्टी यूज़र की मल्टीपल यूज़र उसको एक साथ काम कर सकते हैं उसके ऊपर, प्लस वो क्या होता है, मल्टी टास्किंग भी होता है। ओके, मल्टी टास्किंग भी वो होता है। तो देखो एक ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं, वो किस टाइप की, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो वो था हमारा रेड हैट लिनक्स। ये काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी मतलब एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि देखो अगर कोई कंपनी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रही है तो ऑब्वियसली वो कितना पावरफुल होगा। और लिनक्स तो आपको सभी को ही पता है, लिनक्स हमारा जितने भी हमारे सर्वर वगैरह होते हैं ना, जो मैंने आपको अभी समझाया ना कि जो हम कंप्यूटर 24 घंटे अवेलेबल रखते हैं ऑनलाइन, है ना, तो वहाँ पे जो भी हमारे सर्वर्स होते हैं ना, वहाँ पे मैक्सिमम हमारा कौन सा यूज़ किया जाता है, लिनक्स को यूज़ किया जाता है एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि लिनक्स क्या होता है हमारा बेटा, सिक्योर होता है ये। तो ये एग्ज़ाम में रेलेवेंट क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो उसको आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी एक बार एक चीज़ पूछी गई थी कि आपका, ऐसे ये चीज़ मैंने ये आप ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा ना एम एस डोज का, तो एम एस डोज का बताओ कि ये सर हमारे पास मल्टीटास्किंग है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे यही पूछ लूँ कि जो आपका मल्टीटास्किंग इम्प्लीमेंट है एम एस डोज के अंदर की नहीं है, तो आप बोलेंगे सर इसमें ये मल्टीटास्किंग नहीं होती है। ठीक है, मल्टीटास्किंग इसमें नहीं होती है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसमें बेसिकली जो हमारे पास पहले के जो एक तरीके से पुराना जो एम एस डोस का वर्जन था ना, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं थी हमारी मल्टीटास्किंग। वहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं कि उसमें जो था, किसी एक टास्क के ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, डोस की हेल्प से, कमांड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एम एस डोस हमारा मल्टीटास्किंग नहीं था, ये आपने नोट करके लिख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और काफ़ी बच्चे इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोडेड एंटिटीज़ विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम दैट आर कॉल्ड, बेसिकली जो हमारे पास कोडेड एंटिटीज़ होती हैं ना कंप्यूटर सिस्टम में, इनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इनको हम बोल देते हैं पासवर्ड। ओके, जैसे आप क्या करते हो अपने सिस्टम पे लॉगिन करते हो ना, जैसे यहाँ पे आपसे मांगता है क्या चीज़, आपका एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर जो पासवर्ड मांगते हैं, तो आप देखना पासवर्ड हमेशा आप जब आप एंटर करते हो वो स्टार स्टार की फॉर्म में वहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो स्टार क्यों डिस्प्ले होता है, क्योंकि वहाँ पे वो कोडेड किया गया होता है कि आपको आपका पासवर्ड कोई और ना देख पाए। तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, कोडेड एंटिटीज़ बोल देते हैं, जिसकी आपसे क्या करते हो, आप गेन करते हो, मतलब एक्सेस लेते हो कहाँ पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं सर, उसको हम पासवर्ड बोल देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम रेलिवेंट होती हैं, आपने इनको क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं इसी से मिलती जुलती, कि एक कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो रिक्वायर करता है यूज़र को एंटर द आइडेंटिफिकेशन कोड एंड मैचिंग द पासवर्ड, तो वो क्या होता है, मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी, वो होता है हमारा लॉगिन। बाकी अगर इसी से मिलता जुलता अगर हम और बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कि आपकी अगर नेटवर्क की बात कर लेते हैं, हमारे पास कौन सी OSI मॉडल की लेयर होती है, जहाँ पे क्या होता है, फायरवॉल होता है, जो क्या करता है, फ़िल्टर करने का काम करता है अनऑथराइज एक्सेस को। तो वो कौन करता है, नेटवर्क क्लियर करता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छा पॉइंट है ये, और एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार। तो अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे नोट कर सकते हो कि सर हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से आप ऐसे लिखना कि फिल इन द ब्लैंक इज़ अ लेयर, या फिर इसको लिखो फिल इन द ब्लैंक इज़
द OSI model layer that does mm, that does a firewall typically operate to filter unauthorized एक्सेस। ओके, अब आप ये चीज़ समझिए। अब यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इससे मिलते जुलते। एक तो ये चीज़ कि आपका जो फायरवॉल है ना, वो कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है ना। फायरवॉल है जो आपका कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, जब उसे कोई अनऑथराइज एक्सेस को क्या करना है, ब्लॉक करना है या फिर फिल्टर करना है, तो वो कौन सी लेयर आ जाती है आपकी, वो आ जाती है आपकी नेटवर्क लेयर। ओके, वो आ जाती है आपकी नेटवर्क लेयर। और ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम OSI मॉडल की बात कर रहे हैं। OSI कितने लेयर का मॉडल था हमारा, 7 लेयर का ये मॉडल है। ये मैंने आपको कल भी करवाया था लास्ट लेक्चर में भी, है ना। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि 7 लेयर का हमारा मॉडल होता है। तो उसी में से हमारी एक लेयर आती है नेटवर्क लेयर, वहाँ पे हमारा क्या काम करता है, हमारा ये काम करता है। चलो आपका ये होमवर्क रहेगा कि जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है, ठीक है, ये कौन से नंबर की लेयर होती है। जैसे मैंने बताया था ना कि फिजिकल लेयर चलती है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर चलती है, तो वैसे ही जो नेटवर्क लेयर होती है वो कौन सी नंबर की लेयर होती है। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है जो नेटवर्क लेयर है, ठीक है, विच लेयर, ठीक है, विच लेयर इन नंबर, कौन सी हमारी नेटवर्क लेयर कौन सी नंबर पे वो हमारी लाई करती है, या फिर कौन सी पोजीशन पे वो लाई करती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे इसके बारे में। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी मैंने आपसे ये पूछा है। बाकी इससे मिलता जुलता और क्या चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, जैसे मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि हमारे पास एक क्या होता है, मालवेयर होता है, जो क्या करता है, सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेता है जो भी आप कीबोर्ड पे कीज़ एंटर करते हो। तो वो कौन सा होता है, वो की लॉगर होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक क्या होता है, एक ऐसा मालवेयर होता है, ठीक है। मालवेयर दो क्या करता है, सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है ना। क्या चीज़ रिकॉर्ड करता है वो, ऑल द कीज़, जो भी आप कीज़ क्या करते हो, प्रेस करते हो, है ना। ये ऑल द कीज़ प्रेस बोल लो, या फिर आप क्या बोलते हो, स्ट्रक बोल लो। प्रेस बोल लो या स्ट्रक बोल लो ऑन कीबोर्ड, तो वो कौन सा हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका की लॉगर। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस वो हैं जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, तो इनको आपने क्या करना है, अच्छे ढंग से नोट में बना के प्रॉपरली लिख लेना है। बाकी हम ऐसा नहीं है कि आप धीरे धीरे मैं करूँगा, आपका लेवल भी आप करूँगा, ऐसा नहीं है कि आपने ये सारे बेसिक क्वेश्चन ही करने हैं। जैसे हम आगे के पढ़ेंगे तो मैं धीरे धीरे आपका लेवल अप करता रहूँगा। तो ऐसा नहीं बोलना कि सर अभी हमारे क्वेश्चन टफ हो रहे हैं या फिर थोड़ा मतलब हो रहे हैं। तो जितना अभी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बिगिनर बच्चे हैं, थोड़े बिगिनर से थोड़े मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए हैं। उसके बाद जैसे हम थोड़ा थोड़ा और एडवांस करेंगे तो आपका क्वेश्चंस का लेवल होगा वो भी हम साथ में इंक्रीज़ करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, टू मूव द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट प्रेस। बेसिकली अगर आपको डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है तो आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो, कंट्रोल प्लस एंड की का यूज़ करते हो। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप कंट्रोल प्लस एंड की का यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, बेसिकली जो बॉटम होता है डॉक्यूमेंट का वहाँ पे आप चले जाते हो। तो ये आपने नोट करके लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी इसी से मिलता जुलता अगर मैं आपको ये बताया था कि शॉर्टकट कमांड है, उसके उसके आप से क्या करते हो, आप मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, है ना। बेसिकली अगर क्या करना है, मूव द कर्सर कर्सर एट बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करते हो। अब देखो इसका मतलब कि अगर आपको इजी वे में समझना है, मान लो ये आपकी आगे कोई भी वर्ड की फाइल, यहाँ पे आपने कोई चीज़ लिखी है, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, ठीक है। और आप अभी कहाँ पे हो, यहाँ पे इस जगह पे हो, है ना। ये मैंने डार्क ब्लैक करके बना दिया, ये आपका आ गया कर्सर, ये क्या आ गया, आपका कर्सर आ गया। अब कहाँ पे हो आप, देखो आप कितनी लाइन नीचे हो, आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अब अभी आप 7th लाइन पे हो, लास्ट पे। और आप क्या चाहते हो, आपको जाना है यहाँ पे, सबसे टॉप पे जाना है, फर्स्ट नंबर पे जाना है। मतलब अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ से उठ के कहाँ पे जाना है, अपना कर्सर को कहाँ लेके जाना है, स्टार्टिंग में लेके जाना है। तो इसको लेके जाने के लिए आपके पास कौन सी कमांड आ जाती है, कंट्रोल प्लस होम, जो मैंने आपको ये लिखवाई कि मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एट द, या फिर एट बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो वो कौन सी कमांड होती है आपकी, कंट्रोल प्लस होम होती है। और वही चीज़ अगर मैं उल्टी पूछ लूँ कि मुझे बॉटम
ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है तो हम कौन से यूज़ करते हैं। अगर मुझे डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है, बॉटम में जाना है, तब मैं क्या यूज़ करूँ। मान लें मेरे कर्सर यहाँ पे स्टार्टिंग में था और मुझे सबसे लास्ट में जाना है, बॉटम में जाना है ना। तो उसको जाने के लिए मैं कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करूँगा सर, हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एंड की का हम यूज़ करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको भी आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो होम की है, जैसे यहाँ पे होम की दे रखी है, तो होम की क्या काम करेगी, जो आपकी यहाँ पे ये दे रखी है ना होम की, तो होम की क्या काम करेगी, ये बेसिकली मूव करेगी कर्सर टू द करंट लाइन। जैसे मान लो अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, जो इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, रेड कलर में कर देता हूँ कि अभी मेरा कर्सर यहाँ पे था और मैं चाहता हूँ मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाए। जो 7th नंबर की लाइन लास्ट में थे ना, ये कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे बेटा लास्ट में है। और मुझे इसको क्या करना है, स्टार्टिंग पे लेके चले जाना है। स्टार्टिंग कहाँ, जो मेरी करंट लाइन है, 7th नंबर की लाइन है, उसके मुझे स्टार्टिंग में लेके चले जाना है। किसको, अपने कर्सर को, है ना। मतलब जो मेरा कर्सर यहाँ पे दिख रहा था, तो ये कहाँ पे उठ के चला जाएगा, स्टार्टिंग में चला जाएगा। तो इसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सिंपली होम की का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपने नोट करके लिख लेना है। तो ये सारी चीज़ें वैसी होती हैं कि एक क्वेश्चन से जो हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस लिंक होते हैं, तो वो भी आपने नोट करके लिख लेने होते हैं। बाकी और क्या क्या क्वेश्चन जो एग्जाम पूछती आती है और कन्फ्यूजिंग होती है, एक आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस ई, MS वर्ड में एक शॉर्टकट कमांड आती है। ये काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, तो आपने नोट करना है कि ये किसके लिए होता है, सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए। अगर आपको अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है ना, तो सेंट्रल अलाइनमेंट होती है आपकी, या फिर सेंटर बोल लो इसको, या फिर सेंट्रल बोल लो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल ई का यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी अंडू का भी आपको पता है ना, कंट्रोल हम किसका यूज़ करते हैं, जेड का करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी, तो उनको क्या करना है, अपने कॉपी पे अपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू अ मदरबोर्ड इज कॉल्ड। बेसिकली कोई भी डिवाइस है जो आप कनेक्ट करते हो अपने मदरबोर्ड के साथ, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं सर पेरिफेरल डिवाइस। ये मैंने आपको पहले समझाया था कि आपकी मदरबोर्ड होता है ना। मदरबोर्ड के ऊपर क्या करो, आपको अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, स्लॉट्स दिए होते हैं, है ना। बेसिकली आजकल तो नॉर्मली आप USB ही देखते हो ना, USB पोर्ट देखते हो। अपना अगर माउस यहाँ पे ऐड कर देते हो, अपना कीबोर्ड यहाँ से ऐड कर देते हो अपने किसके ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर। तो बेसिकली जो बाहर से कोई भी चीज़ ऐड हो रही है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, वो कौन से बन जाते हैं, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस वो बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। बाकी देखो सबसे अगर हम बात कर लें, एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था इसी से मिलता जुलता, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। पेरिफेरल की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे मॉनिटर से एक क्वेश्चन याद आ गया कि मॉनिटर का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिसेंटली पूछा गया था कि हमारे पास ऐसा कौन सा मॉनिटर होता है जो मोस्ट क्लोजली रिजेंबल होता है ट्रेडिशनल टेलीविज़न के साथ। जो हमारे पुराने टेलीविज़न थे ना, तो वो किस टाइप की कैटेगरी के अंदर आते थे, तो वो होते थे हमारे CRT। तो आप इसको नोट करना हो तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि CRT इज़, या फिर इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब आर द मॉनिटर। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, या फिर इज़ या आर कर लो, है ना। इज़ द मॉनिटर विच इज़ मोस्ट closely resembles a ट्रेडिशनल टेलीविज़न। बेसिकली होता है क्या था, जब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कैथोड रे ट्यूब का, तो वहाँ पे हम बताते हैं कि जो हमारा टेलीविज़न था ना, वो कुछ इस टाइप का होता था। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपकी एक ट्यूब, फ्लास्क ट्यूब होती थी। ठीक है, और आपका कुछ इस टाइप का क्या था आपके पास, वो कैथोड रे का मैकेनिज्म था। जो आपको पुराने टेलीविज़न आप देखते हो ना, बड़े बड़े जो टेलीविज़न आपको दिखते थे, तो वो कुछ इस टाइप के होते थे। ठीक है, मेरी तो डायग्राम उतनी खास नहीं है यहाँ पे। तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप की डायग्राम होती थी आपकी किसकी, कैथोड रे की। तो बेसिकली जो आप यहाँ पे देखते हो ये पूरा मैकेनिज्म, इसी जो टीवी को हम क्या बोल देते थे, CRT टेलीविज़न बोलते थे। क्योंकि यहाँ पे होता क्या था कि कैथोड रे से आप क्या करते हो, स्ट्राइक करवाते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे एक जो पिक्सल होता है, वो पिक्सल क्या होता था, ग्लो होता था। तो जैसे कोई लाइट आपको ग्लो होती है तो आपको वहाँ पे वो दिखती है। जैसे जैसे वो लाइट ग्लो होती है उतना उतना एरिया आपको विजिबल आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी मैकेनिज़्म के ऊपर आपके काम करते थे CRT के जो
मॉनिटर्स होते थे। तो जो हमारे सीआरटी मॉनिटर होते थे, ये बेसिकली जो हमारे पुराने घर के, अगर किसी ने देखे होंगे पुराने टीवी है ना, जो बड़े बड़े टीवी होते थे ना पुराने घर में, अब आजकल तो हमें नॉर्मली देखते हैं छोटे छोटे पतले पतले टीवी होते हैं, पर अगर कभी आपको मौका मिले तो पुराने बड़े बड़े टीवी देखना, मतलब जो काफ़ी हैवी होते थे, तो वो उसका जो अंदर का मैकेनिज्म था वो किस टाइप का था, वो आपका सीआरटी के टाइप का था। ओके, वहाँ पे क्या होती थी, एक कैथोड रे, मतलब जैसे आप एनर्जी देते थे तो कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलते थे और आपकी स्किन के ऊपर वो स्ट्राइक करते थे, और उस जैसे स्ट्राइक करते थे तो आपकी जो लाइट थी वो वहाँ पे ग्लो होना स्टार्ट हो जाती थी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो ये कुछ चीज़ें होती थी, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको सीआरटी भी ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना कॉपी पे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, स्टोरेज एंड मेमोरी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये किस वे में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको नोट करना हो तो आप इसको बोलेंगे सर, अगर हम बात कर लेते हैं प्राइस, रिलायबिलिटी और स्पीड, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कि अगर स्टोरेज और हम मेमोरी के डिफरेंस की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि उनका प्राइस भी अलग हो सकता है ना, बाकी रिलायबिलिटी भी अलग अलग हो सकती है और स्पीड भी अलग हो सकती है। अगर मैं बात कर लूँ हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी, तो अब देखो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है हमारे पास, इसकी अपनी स्टोरेज होगी, इसकी अपनी स्टोरेज होगी, इसकी स्टोरेज के बिहाफ पे इसकी कॉस्टिंग अलग होगी, इसकी कॉस्टिंग अलग होगी। मान लेते हैं मैं 256 GB की हार्ड डिस्क ले रहा हूँ और 256 GB की मैं क्या ले रहा हूँ, एसएसडी ले रहा हूँ। अब ये मुझे मान लेते हैं कॉस्ट पड़ गई अराउंड, मान लेते हैं कि मुझे पड़ गई 500 रुपये की। ओके, और दूसरी तरफ मान लेते हैं कि 256 GB की एसएसडी ले रहा हूँ तो ये मुझे पड़ जाएगी 1500 रुपये की, सपोज कर लेते हैं। तो देखो मेमोरी तो दोनों की एक जैसी है, पर इनकी कॉस्टिंग में क्या पड़ गया, इन कॉस्टिंग में इनकी फ़र्क पड़ गया। तो स्टोरेज और जो मेमोरी होती है ना, ये डिफरेंट करती है एज़ पर उनके प्राइस, एज़ पर उनकी रिलायबिलिटी कि कितने वो रिलायबल हैं, है ना, एज़ पर उनकी स्पीड। क्योंकि एसएसडी महंगी ही क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो बस उसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो इसको आपने क्या करना है, नोट करके अपनी कॉपी पे लिख लेना है। बाकी मैंने एक चीज़ आपको ये बताई थी कि हमारे पास एक इंटरनल बस होती है, जो एक तरीके से अगर मेमोरी लोकेशन किसी को एक्सेस करनी है तो उसे एक्सेस करने के लिए कौन हैंडल करता है उसको, वो एड्रेस बस उसको हैंडल करती है ना। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली सर आपने हमने बताया था कि सीपीयू क्या करता है, जब भी हम बात करते हैं एड्रेस बस की, तो एड्रेस बस कौन यूज़ करता है, हमेशा सीपीयू उसको यूज़ करता है। क्योंकि सीपीयू क्यों यूज़ करता है, क्यों यूज़ करता है सर उसको, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा एड्रेस होता है, एड्रेस को हमेशा कौन जनरेट करता है, एड्रेस कौन किस टाइप का एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है। तो लॉजिकल एड्रेस हमेशा कौन जनरेट करता है सर, वो हमारा सीपीयू जनरेट करता है। तो एड्रेस हमेशा क्या करता है, एड्रेस हमेशा कौन क्या होता है सर, ये हमारा यूनि डायरेक्शनल होता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो ये सारे यही होते हैं कि एड्रेस बस आपकी कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस कौन यूज़ करता है सर, सीपीयू यूज़ करता है। सीपीयू उसको क्यों यूज़ करता है, क्योंकि सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, और वो एड्रेस कहाँ पे भेजा जाता है, एड्रेस बस के ऊपर भेजा जाता है, और एड्रेस बस इसको लेकर कहाँ चला जाता है, आपकी मेमोरी के पास, है ना। जैसे मेमोरी के पास जाता है, फिर वो मेमोरी के पास वो देखता है अच्छा ये एड्रेस, इस एड्रेस का डाटा कहाँ पे पड़ा है, इस मेमोरी के ऊपर पड़ा है, और इस मेमोरी को लेकर चले आओ वापस सीपीयू के पास। तो ऐसे करके जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो वर्क करता है हमारा कंप्यूटर के अंदर के सिस्टम का। तो इसको आपने क्या करना है, समझना है। बाकी कुछ नहीं, जो आपको मैंने पॉइंट बताया ना वो आपने नोट करना है कॉपी पे। बाकी जो जैसे चीज़ें आप पढ़ रहे हो धीरे धीरे आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं करनी है आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो द फिल इन द ब्लैंक टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट। बेसिकली कौन बताता है कि आपको अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे आपने यूज़ करना है, तो वो कौन बताता है आपको। अगर मैं वही बोलूँ तो वो कौन बताता है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जितना भी हमारे पास कंपोनेंट्स को यूज़ करना, कुछ भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है बेटा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो हैंडल करने का काम करता है। ओके, तो ये आपने क्या करना है, याद करके लिख लेना। बाकी यहाँ पे जैसे ऑप्शन में दे रखा है यूटिलिटी, तो यूटिलिटी बेसिकली हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, ये भी आप नोट कर लेना कि ये बच्चों को पता नहीं होता है। ये भी हमारे पास क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। प्लस ये क्या काम करता है, ये बेसिकली हेल्प करता है किस चीज़ में, हेल्प्स टू मेंटेन, या फिर इसके हम बोल सकते हैं कन्फिगर। कई बार एग्जाम में कन्फिगर लिखा होता है तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो ये क्या करता है, यूटिलिटी क्या करता है, हेल्प्स टू मेंटेन या फिर कन्फिगर द कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर को मेंटेन करना है या फिर कन्फिगर करना है तो उसके लिए आपके एक अलग से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या होता है, यूटिलिटीज़ होती हैं। ओके, तो ये आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। बाकी देखो और क्या क्या क्वेश्चन है जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास
लिनक्स है या फिर यूनिक्स है या फिर विंडोज़ है, वो भी क्या है हमारे पास, वो हमारे सर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या आ जाते हैं हमारे पास, सर लिनक्स आता है, यूनिक्स आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास विंडोज़ आ जाती है, इसके अलावा हमारे पास मैक आ जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की, है ना, तो मोबाइल फ़ोन में कौन कौन से आ जाते हैं, आप एंड्रॉयड यूज़ कर लेते हो। इसके अलावा अगर आप, ये एंड्रॉयड के अलग अलग नाम होते हैं, किसी के फ़ोन में कलर ओएस चलता है ना, किसी के फ़ोन में यही ऑक्सीजन चलता है ना, किसी के फ़ोन में कोई एक्स वाई जेड और नाम चलता है। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, उसके नामकरण अलग अलग होते हैं, पर मेन क्या होता है, वो एंड्रॉयड ही होता है। उसके अलावा एंड्रॉयड के अलावा अगर कोई एप्पल का है तो उसके पास क्या चलता है, उसके पास सर iOS चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल के हमारे पास मेजर यही होते हैं, एंड्रॉयड और एप्पल, मतलब एप्पल का iOS और एंड्रॉयड फ़ोन का आपके एंड्रॉयड चलते हैं। एंड्रॉयड किसी का ऑक्सीजन चलता है, किसी का कलर चलता है ना, तो अलग अलग वो चलते हैं। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी मैंने एक और चीज़ इससे मिलती जुलती आपको बताई थी कि बेटा हमारे पास क्या होता है कि कोर कंपोनेंट होता है, किसका, कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो कौन होता है, आपका कर्नल होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही हैं जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। तो जितना हो सके इनको आपको रिवाइज़ करना है और इनको आप अच्छे ढंग से नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा कोई आपको डाउट या कोई क्वेरी रहती है आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। बाकी धीरे धीरे जैसे हम कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनका लेवल धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आप करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि जो हम पढ़ते हैं और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं ना, हमेशा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जिन्होंने उसको पढ़ा होता है, लिखा होता है ना, वही बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम में अपने टॉप करके निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये सोचना है कि सर काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और ये काफ़ी कमेंट आ रहा है कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन करवा रही है और आपको एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं करवा रही हो अभी, ना। तो ऐसा नहीं है, हमें तो सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल ही नहीं आता है, तो उनको हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि वो भी आपके क्या हैं, आपके कुलीग ही समझना है उनको, कि वो भी हमारे साथ ही हैं, आपके साथ ही नए, आपके नए एस्पिरेंट हैं। आपको उनको पढ़ाना है, आपको उनको इंस्पायर करना है कि आप भी पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि कंपटीशन के चक्कर में ही मतलब अपनी मॉरल वैल्यूज़ नहीं ख़त्म कर देनी है। ठीक है, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी रहती है आपके मन में, तो मुझे नीचे कमेंट करके आप पूछ लिया करो।